म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश का फायदा तो आपको मिलता ही है। ये एक ऐसा विकल्प है जहां पर आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को पा सकते हैं एक नियमित और अनुशासित तरीके से, अगर आप निवेश रणनीति अपनाते हैं तो। लेकिन क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड के एवज पर आपको लोन भी मिल सकता है? आपका जितना निवेश है उसके मुताबिक आप लोन भी ले सकते हैं। कितने ब्याज दर पर ये लोन मिलता है, कितनी अवधि के लिए मिलता है और क्या है इसकी औपचारिकताएं जो शायद आपको पूरी करनी पड़ सकती है, इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। सत्यम कुमार, सीईओ को फाउंडर लोन टैप, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्यम, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और एक ऐसा मुद्दा सत्यम जो कि लोगों को बहुत कम पता है और अक्सर जब भी हम तमाम एक्सपर्ट से बात करते हैं सत्यम, तो म्यूचुअल फंड से लोन लेना मेरे ख्याल से आपके लिए ना ये एक आखिरी विकल्प होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने निवेश को जो है वो तोड़ रहे हैं इस तरह के निवेश विकल्प से या म्यूचुअल फंड से जब आप लोन लेने के बारे में सोचते हैं। बहरहाल मुद्दा ये है कि कैसे म्यूचुअल फंड से आपको लोन लेना चाहिए। तो सत्यम, ये बताएं कि क्या इक्विटी और डेट इस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या दोनों पर ही आप लोन ले सकते हैं? और अगर जब मैं लोन की बात कर रही हूँ तो ये लगभग पर्सनल लोन की श्रेणी में ही आते हैं? ये सिक्योर्ड लोन है कविता जी। तो चूंकि सिक्योर्ड लोन है इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट जो है अनसिक्योर्ड लोन से काफी कम होता है। अगर हम ग्रेडेड अप्रोच देखें लोन लेने की, तो होम लोन हम देखते हैं कि सबसे कम सस्ते दरों में आता है। उसके बाद जो है अलग अलग कैटेगरीज के सिक्योर्ड लोन आते हैं, फिर अनसिक्योर्ड लोन आते हैं हमारे पास। तो चूंकि म्यूचुअल फंड या लोन अगेंस्ट शेयर, जो शेयर और म्यूचुअल फंड एक तरह से समझिए तो सिमिलर कैटेगरी है, वो दोनों ही इजी तरीके से डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है। तो उसको ऑपरेट करने का कॉस्ट भी इंस्टीट्यूशन के लिए और आपके लिए दोनों कम होता है। तो ये सबसे सस्ते दर का जनरल पर्पस लोन है, जिसको कि आप लेकर के किसी भी कार्य में यूज कर सकते हैं जो कि गैर कानूनी नहीं हो या अवैध कार्य नहीं हो, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। ये जनरली आप अगर देखेंगे तो 8.9%, 8.7% से लेकर के 10% तक, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन, ये मिल जाता है। और ये जनरली अच्छे कैटेगरी के शेयर या अच्छे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में मिलता है, जो आप बोल सकते हैं एक तरह से ब्लू चिप या रेटेड सिक्योरिटी जो है उसके अगेंस्ट में मिलता है। और ये एक बेहतरीन तरीका है शॉर्ट टर्म और क्विक कंडीशन में, अगर हमको कभी एकाएक जरूरत पड़ जाती है पैसों की, तो उसको उठाने की, जिसके लिए आपको ना तो सोना बेचना पड़ता है, ना गिरवी रखना पड़ता है, ना ही बैंकों के अलग अलग सही चक्कर आपने उम्दा बात की है। इसको ना ही आपको बेचना पड़ेगा, गिरवी मेरे ख्याल से कैसे रखते हैं ये आप बताएंगे हमें। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड लोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हम यूनिट्स के ऊपर लोन लेते हैं? क्या ये यूनिट्स के एवज में होता है? किस तरह से आपको ये लोन मिलता है म्यूचुअल फंड्स का निवेश पर? म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग होती है वो हमारे किसी न किसी सिक्योरिटी पास होती है, जो तीन चार जो डिमेटलाइज्ड फॉर्म में जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज हैं के, इंक्लूडिंग कार्वी वगैरह जो हैं, जो कि ये रखती हैं, सीएमएस कार्वीज वगैरह जो रखती हैं, उसमें हम जो शेयर्स हमारे म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स पड़े हुए हैं उसका एक वैल्यू होता है, और उस वैल्यू को मार्क करके मैक्सिमम 85% तक लोन जो है इंस्टीट्यूशंस देती हैं। और चूंकि उसको हम एक डिजिटल तरीके से क्विक उसमें कोलैटरल क्रिएट कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इसलिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट है। तो एनएवी वैल्यू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके हिसाब से हमको इसमें देखना पड़ता है कि कितनी यूनिट्स हमको प्लेस करनी पड़ेगी। तो सत्यम, मैं चाहती हूँ कि उदाहरण के तौर पर आप हमको बताएं। मान लीजिए किसी का एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और उसमें 4-5 म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब ऐसे में वो तमाम फंड्स के वैल्यू को देखते हुए आपको किसी के पास जाना पड़ेगा या आपको उन एएमसीज के पास जाना पड़ेगा? कैसे इसकी औपचारिकताएं तय होती हैं? और मान लीजिए अगर 10 लाख तक का लोन लेना है तो आपको किस तरह से ये डिसाइड करना होगा कि कितने यूनिट्स आपको गिरवी रखने होंगे? ये पेचीदगियां हैं, मेरे ख्याल से प्रोसीजरल पेचीदगियां हैं जो शायद समझानी होंगी दर्शकों को। समझ के मामले में थोड़ा सा लगे ये उलझन, लेकिन जो पूरा का पूरा जो डिजिटल माध्यम है उसको बहुत ही आसान कर दिया है। तो हमारी जो जर्नी जो शुरू होती है वो लेंडिंग ऐप से ही शुरू हो जाती है। वो लेंडिंग ऐप कोई भी इंस्टीट्यूशन का प्लेटफॉर्म हो सकता है, बैंक का प्लेटफॉर्म हो सकता है, या लेंडिंग एनबीएफसी का प्लेटफॉर्म हो सकता है। उस लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे, उस लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे हम जैसे जैसे हम कंसेंट देते जाएंगे और हम उनको डिटेल्स देते जाएंगे हमारे म्यूचुअल फंड्स किस एजेंसी के पास मैनेज होते हैं, कौन हमारी डीमैट एजेंसी है,
तो उस डीमैट एजेंसी से उस म्यूचुअल फंड के डिटेल हो लेंगे। अगर हमारे पास 2 अलग-अलग म्यूचुअल फंड चल रहा है तो हम उन दोनों को भी दे सकते हैं, 3 अलग-अलग दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो स्मॉल कैप फंड्स वाले जो यूनिट्स हैं, उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी इंस्टीट्यूशन, तो उसको देने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। लार्ज कैप, मीडियम कैप्स, ये सारे यूनिट्स उसके लिए काफी वैल्यूएबल होते हैं। तो आप जो जैसे ही आप लोन ऐप में जाएंगे, जैसे हमारी मिराई एसेट हो गई या बैंक, कोई भी बैंक ले लीजिए, एसबीआई, आईसीआईसीआई, तो बैंकिंग दोनों के जो साइट्स जो हैं, या कोई प्लेटफॉर्म, एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म भी कई यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लोन टैप। जो जैसे जैसे साइट में जाएंगे वो पूरी की पूरी जर्नी वहां पे कंप्लीट करेंगे। हमको उसमें डीमैट अकाउंट का इंफॉर्मेशन देना है, वहां से वो जो है बैकएंड से वो पुल कर लेती है आपके कंसेंट के बेसिस पे फ्रॉम द कोलैटराइजेशन एजेंसी, और वहां पे ही हम आपके साथ ई केवाईसी और ई कॉन्ट्रैक्ट करके वहीं पे हम म्यूचुअल फंड को पे लीन मार्क कर लेते हैं, और लीन मार्क करते ही जो है वहां से लोन का प्रोसेस शुरू हो जाता है या डिसबर्समेंट आपके अकाउंट में होता है। तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा डिजिटल माध्यम जो है उसको एक तरह से गाइडेड के एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज पे आपको गाइड करता जाएगा, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। हम ये बताएं कितने किस ब्याज दर पर मिलता है ये लोन, और चुकाई, इसकी भरपाई कैसे होती है? तो जैसा हमने बोला कि ये टिपिकली अबाउट 8.9% से शुरू हो सकता है, 9.5% डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन, और लोन टू वैल्यू रेशियोज वगैरह को देखते हुए वो थोड़ा सा उसमें प्राइस और रिस्क का मैट्रिक्स आता है। बट जैसे अगर देखेंगे तो पर्सनल लोन अमूमन 13 से 15% पे मिलता है, उसके अगेंस्ट में म्यूचुअल फंड जो है आपको अभी भी 9 से लेकर के 9 से 10.5% के बीच में म्यूचुअल फंड या लोन अगेंस्ट शेयर के अगेंस्ट में आपको शेयर्स के अगेंस्ट में लोन मिल सकता है। तो उस लेवल पे देखेंगे तो ये 300 से 400 बेसिस पॉइंट कम होता है किसी भी अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी से। और भरपाई नॉर्मल आप कर सकते हैं, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, या वन टाइम भी कर सकते हैं एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अलग अलग तरह की है जिसमें कि आप इंटरेस्ट पेमेंट करते रह सकते हैं, और आपको जब पूरा का पूरा पेमेंट करना है पूरा, तो एक साथ करके आप अपने इक्विटी को फ्री करा सकते हैं। सो बहुत ही फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है इसमें, और इसको एक बहुत जी, आपने कुछ सत्यम हेलो सत्यम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। तो ठीक है, आप जी रिजिड नहीं है, इसका इंस्टॉलमेंट पैटर्न भी रिजिड नहीं है, काफी फ्लेक्सिबल बनाया गया है। इसको आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह भी यूज कर सकती हैं, जो चाहिए तो उतना विड्रॉ कर लीजिए, और जब नहीं चाहिए तो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये बहुत ही फ्लेक्सिबल यूनिट है। ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा वाला क्या है ये ऑप्शनल? बिकॉज मान लीजिए कि हमने कुछ अपने यूनिट्स को गिरवी रखा, उसके एवज पे हमने लोन ले लिए, ठीक है, और हमारा निवेश हालांकि जो है उन फंड्स में चल रहा है, तो क्या उस निवेश को निवेश के तर्ज पर माना जाएगा? क्या वो ऐसा बाजार में लगेगा, या वो ब्याज के तौर पे जाएगा? बेसिकली देखिए, ये उस समय के पीरियड के लिए ये एक तरह से नेगेटिव रिटर्न का जोन है आपके लिए, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा उस पर शायद आपको 8%, 7%, डिपेंडिंग अपॉन कैसा इंस्ट्रूमेंट आपने चूज किया होगा उस तरह का रिटर्न मिल रहा होगा। उसके ऊपर में टैक्स भी लग रहा होगा, और एक दूसरी तरह से आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं जो कि टिपिकली 2% से 3% ज्यादा होगा आपके इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न के हिसाब से। तो एक तरह से आप देखेंगे तो 3-4% नेगेटिव कैरी की सिचुएशन होती है। बट अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट लेकर के रखा है और आपकी बोरोविंग रिक्वायरमेंट अनइवन है, आपको नहीं पता है कि आपको 1 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 10 दिनों के लिए चाहिए, 1 महीने के लिए चाहिए, या 1 साल के लिए चाहिए, तो ये अनइवननेस की जो रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि प्रेडिक्टेबिलिटी लो है, उसके अगेंस्ट में ये बहुत ही अच्छा बैकअप है, क्योंकि आप जितना पैसा जितने दिनों के लिए यूज करेंगे, इंटरेस्ट उतने पे चार्ज होता है। अच्छा, एक चीज़ आपने कही कि यहाँ पे पर्सनल लोन, क्रेडिट और बाकी तमाम लोन के मुकाबले ये लोन लेना सही है, या ये सस्ते में मिलता है। सस्ते में मिलता है, खैर वो बात सही हो सकती है, लेकिन जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स पर लोन लेने की बात है, ये तो उतनी ही आप ले पाएंगे जितना आप निवेश करेंगे, उससे ज़्यादा तो आप ले नहीं पाएंगे, है ना? जी, एकदम सही बोला आपने। और अगर हम देखें तो अगर हमारे पास अलग अलग असेट क्लासेस हैं, तो सबसे अच्छा असेट क्लास है होम इक्विटी क्रिएट करना। अगर आपने घर लेकर के रखा है, या घर आपने एक तरह से है, तो उस पर एक लार्ज होता क्या है, एक तरह से अगर हम देखें तो हमें
कई बार पैसे की जरूरत होती है एक क्षणिक माध्यम के लिए, कोई ट्रांजैक्शन क्लोज करने के लिए, या हमारा कहीं से कुछ लिक्विडेट होने वाला है, वो पैसा आने में 2-4 दिन या 10 दिन एक्स्ट्रा लग गया और हमें कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए पहले पैसा चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आपके पास एक बैकअप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होना जरूरी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक इस तरह की फैसिलिटी इसको कि आप जब चाहिए उसमें से कुछ पैसे निकाल लीजिए, जितने दिन आप यूज करेंगे उतने दिनों का आप इंटरेस्ट देंगे। तो आप समझिए कि अगर 1 लाख रुपए पे देखेंगे तो आप 25-50 रुपए का इंटरेस्ट पड़ेगा पर डे का। तो आप उस तरह से एक फैसिलिटी है ये, और उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का बेस्ट और लार्जेस्ट फॉर्म है होम पे इक्विटी क्रिएट करना। होम के इक्विटी क्रिएट करने के बाद जो दूसरा कैटेगरी जो है वो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में क्रिएट करना हो गया। म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटीज और डेट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में क्रिएट करना होगा। कई लोग एफडी के अगेंस्ट में भी इस तरह का फैसिलिटी लेकर के रखते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म एफडी है उसे मुझे तोड़ना नहीं पड़ रहा है, और एट द सेम टाइम मुझे कुछ 10 दिनों के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई तो मैंने इसको यूज कर लिया है। तो ये बैकअप लाइन है एक तरह से। इट्स नॉट योर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस, इससे नहीं करना चाहिए। सत्यम, मिनिमम टू मैक्सिमम कितना कोई लोन ले सकता है? क्या इसकी कोई राशि है, कोई तय सीमा है इक्विटी और डेट को लेकर? चूंकि डिजिटल फॉर्म्स आ गए हैं तो लोग 50,000 1 लाख रुपए तक भी हो रही है अब तो, बट 1 करोड़ तक की स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन में। सो ऑन द लोअर साइड आप बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है 8 लाख 10 लाख से नीचे प्रोसेस नहीं करना चाहती हैं, बट डिजिटल इंस्टीट्यूशन जो है वो 50,000 1 लाख भी प्रोसेस कर देती हैं। लार्ज इंस्टीट्यूशंस अप टू 1 करोड़ देते हैं, तो आप एक तरह से 1 लाख से 1 करोड़ का मिनिमैक्स लेकर के चल सकती हैं। ऑलराइट, चलिए, तो म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे आप लोन ले सकते हैं या अपने म्यूचुअल फंड निवेश के बदले लोन कैसे ले सकते हैं, इसकी तमाम बारीकियां आपने समझी। सत्यम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शो पे शिरकत की और दर्शकों को तमाम बारीकियां बताई। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड क्योंकि आपके एक निवेश का जरिया है, तो इसीलिए अगर इस पर आपको लोन लेना हो तो इसको अपना आखिरी विकल्प ही आपको समझना चाहिए। रुकेंगे हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सी हैं वो 10 ज़रूरी बातें